भारत ने एक शर्त रखी थी कि भाई दहशतगर्दी के खात्मे के बाद ही बातचीत का अमल शुरू हो जाएगा, और अगर अब बातचीत का अमल शुरू हो गया, पाकिस्तान ने ये मान लिया कि वो दहशतगर्दी कश्मीर में कर रहा था और अब उसको खत्म कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग इस पे भी है भारत के साथ कि अब जो कुछ हो गया है 5 अगस्त उसको भी भूल जाएं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, इक्तिसादी उस प्रिज्म में हमें सारा कुछ देख के आगे चलना है। के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इसकी तस्दीक करेंगे। साहबा, ये जो राब्ते हुए, एक तो किस सतह के राब्ते थे और इन राब्तों के बाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर खास तौर पर क्या असर पड़ा? देखिए, अगर आप कश्मीरियों से बात करेंगे इस वक्त भी, कि जैसे अभी बाजवा साहब की एक तकरीर भी आई जिसमें उन्होंने कहा था कि माजी को हम भूल जाएंगे और उससे आगे हम चलेंगे, देखेंगे। देखिए, कश्मीर में एक फीलिंग ये है कि अगर भारत ने एक शर्त रखी थी कि भाई दहशतगर्दी के खात्मे के बाद ही बातचीत का अमल शुरू हो जाएगा, और अगर अब बातचीत का अमल शुरू हो गया, पाकिस्तान ने ये मान लिया कि वो दहशतगर्दी कश्मीर में कर रहा था और अब उसको खत्म कर रहा है, इसलिए जो कश्मीर में मुसल्लह तहरीक है, दुनिया तो उसे दहशतगर्दी कहे, कोई भी कुछ कहे, लेकिन एक तहरीक है जो पहले पुरअमन थी और उसके बाद से मुसल्लह तहरीक बन गई, इसलिए कि कश्मीरियों को अपने हकूक नहीं मिले। एक तो ये बात है कि क्या कश्मीरियों की तहरीक को आप भी दहशतगर्दी की तहरीक मानते हैं? इसका तो कश्मीरी चाहते हैं कि कम से कम इस पे बात हो पहले। दूसरी बात यह है कि 2019 5 अगस्त वाला फैसला जो है, हमें ये भी पता है कि भारत अभी ऐलान करने वाला है कि रियासत को वापस स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन स्टेटहुड आप यूनियन टेरिटरी उसको पहले बनाया, अब आप वापस रियासत बना रहे हैं, लेकिन जो उसकी अंदरूनी खुद मुख्तारी है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या वो वापस मिलेगी? वो कभी नहीं मिलेगी, और भारत इस पे सारी जमातें एक जबान होकर कह रही है कि ऐसा वापस नहीं हो सकता। तो क्या पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग इस पे भी है भारत के साथ कि अब जो कुछ हो गया है 5 अगस्त उसको भी भूल जाएं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, इक्तिसादी उस प्रिज्म में हमें सारा कुछ देख के आगे चलना है? तो ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। चलें, ये सवाल का जवाब डॉक्टर बासित साहब से मेरा ख्याल हम लेते हैं कि ज़ाहिर है सिफारतकार भी हैं कि हमें पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या है इस हवाले से। और दूसरी एक चीज बात साहब, इस पे जरूर तबसरा कीजिएगा दोनों से कि हमने आज तक कश्मीर को एक बायलैटरल इशू रखा है, जबकि कश्मीरी बजात खुद अगर उस फरीक ना हो तो क्या यह मसला हल हो सकता है बायलैटरल पे? खा बाजवा साहब बोले या वहां का आर्मी चीफ बोले। देखिए, ऑप्शंस तो आपके पास बड़े लिमिटेड हैं इन द सेंस के एक तो आपको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली, 5 अगस्त के बाद सफारतकारी में वो जान नहीं थी जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिलती। ठीक, जहां तक देखिए उसका अस्करी पहलू है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेजिटिमेट स्ट्रगल है और जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है एर्गो ओमनिस, ये बिल्कुल इस बात की तायीद करता है कि जो ऑक्यूपेशन के खिलाफ जद्दोजहद है वो जायज़ जद्दोजहद होती है, और ये बिल्कुल आलमी कानून के मुताबिक है। दूसरी बात यह है कि ये जो देखिए ना, जहाँ तक कि टेररिज्म की बात है, जो बात की है, ये तो 2004 में हमने अपना मुकदमा खुद ही खराब किया, जब 6 जनवरी को हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन की वाजपेयी साहब के साथ इस्लामाबाद में, और वहाँ हमने ये तस्लीम ही कर लिया इम्प्लिसिटली कि जी ये भी यहाँ से पाकिस्तान से अब वायलेंस और टेररिज्म नहीं होगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। तो हमने ओवर द लास्ट सो मैनी ईयर्स हमने खुद अपना कश्मीर में जो हमारा बड़ा सॉलिड मुकदमा था, हमने उसको कमजोर से कमजोर करते चले गए। तो उसके बाद अगर आप देखिए शर्म शेख की स्टेटमेंट ले लीजिए, उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं, फिर आप ऊफा की स्टेटमेंट ले लीजिए, उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं, फिर आप 2015 की स्टेटमेंट ले लीजिए ज्वाइंट स्टेटमेंट, उसमें कश्मीर को बाकी इश्यूज के साथ शामिल कर दिया गया। तो हमने खुद मुख्तलिफ मरहलों में, चलो जी, हमें बड़ी जबरदस्त सिफारतकारी की जरूरत है। सब असल में कुछ दावे ये भी हो रहे हैं कि खासतौर पर नाम भी लिया जा रहा है कि यूएई के एक शहजादा हैं, उन्होंने इसमें रोल प्ले किया, और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है, खबरें जो दुनिया के प्रेस में चल रही हैं कि एक 20 ईयर्स का एक पीस प्लान जो है वो भी तय हो गया है, रोड मैप भी तय हो गया है, ताकि इसको खत्म किया जाए एस्केलेशन को, वरना एक एटमी जो है इस वक्त थ्रेशोल्ड है वो दुनिया को मुतासर करता है। आपको क्या अंदाजा है किस लेवल पे? क्योंकि एक जो नाम लिए थे नईम अहमद महजूर साहबा ने भी अपने कॉलम में 2 बंदों के नाम लिए हुए थे, उनमें से मुझे यूसुफ ने तो इनकार कर दिया कि मेरी कोई मुलाकात नहीं।
اور دوسرا جی ڈول کا، وہاں سے کوئی انکار نہیں آیا. لیکن ظاہر بات ہے کسی اور لیول پہ. آپ کو کیا اندازہ ہے کہ اس سیز فائر، یہ صرف سیز فائر نہیں ہے یا اس سے آگے کچھ چلے گا؟ آگے کی چیزیں آگے کی چیز. جی دیکھیے، جہاں تک سیز فائر کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ 2015 ستمبر میں بھی ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے اس وقت ایک پروپوزل پیش کی تھی کہ اس جو انڈرسٹینڈنگ ہے 2003 کی، اس کو ہم ایک فارمل ایگریمنٹ پہ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، کنورٹ. پاکستان کے ساتھ ایک ساتھ لڑائی کی بات ہو رہی تھی، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ چین کے ساتھ LAC پر سمجھوتا تو ہو ہی گیا اور پاکستان کے ساتھ بھی LOC پر سمجھوتا ہو گیا. دراصل چین تتھا پاکستان دونوں کے ساتھ سیما پر شانتی بحال رکھنے کے لیے بھارت کے ساتھ پہلے سے ہی ایک سمجھوتا موجود ہے. جہاں چین کے ساتھ یہ سمجھوتا 1993 میں ہوا تھا، وہیں پاکستان کے ساتھ یہ 2003 میں ہوا تھا. پاکستان اس سمجھوتے کو اپنے ڈھنگ سے پالن کرتا ہے. آپ لوگوں کو گیات ہی ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری 3323 کلومیٹر کی انترراشٹریہ سیما ریکھا ہے اور 740 کلومیٹر کی LOC ہے. یہ 740 کلومیٹر کا LOC جموں کشمیر کے ساتھ گزرتا ہے. جموں کشمیر میں آتنکوادیوں کو پرویش کرانے کے لیے پاکستان سیما پر اناوشک فائرنگ کرتا ہے تاکہ آتنکوادیوں کو ایک طرح سے کور دیا جائے تاکہ بھارت میں وہ پرویش کر جائیں اور جموں کشمیر میں پھر اپنا وہ ایجنڈا پورا کر سکے. انترراشٹریہ معاملوں پر نظر رکھنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے دیکھا کہ جب چین لمبے سمے تک بھارت کے ساتھ تناؤ کی استھتی میں نہیں رکھ سکتا تو پھر پاکستان کی کیا اوقات، کیونکہ پاکستان کی ارتھ ویوستھا بھی یہ منظوری نہیں دیتی کہ وہ لمبے سمے تک تناؤ میں رہے. اسی کارن پاکستان نے بھی آنن فانن میں شانتی بحال یا سیج فائر کا سمجھوتا بھارت کے ساتھ کر لیا. اس کو یہ پتا ہے کہ اس سے نقصان سے بچا